हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 19वां भाग। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। कैसी जानकारी के लिए जितना जानना चाहिए आपको उतना तो जानते हैं। आपके पेरेंट्स नहीं हैं अब इस दुनिया में। और क्या सच में आपके चाचा चाची आपको बेच रहे थे? अदिति ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ कुछ यूं ही समझिए। ज्यादा पैसे लेकर एक अधेड़ के साथ ब्याह करवा रहे थे। अर्णव ने और कुछ नहीं पूछा। मैं कह रहा था कि अपनी छुट्टी एक्सटेंड करवा लेता हूँ, हम कुछ दिन यहाँ और रुकते हैं। अपने प्यार के इजहार करने में अब और देर नहीं करना चाह रहा था। नहीं, पर मुझे अब नहीं रहना यहाँ पर। तो उसने भी जिद नहीं किया। ओके, तो फिर हमें कल सुबह ही निकलना है, तो चलिए ना कहीं घूम कर आते हैं। नहीं जाना अब कहीं? वो बहुत संक्षिप्त जवाब दे रही थी। उसने देखा उसके चेहरे पर हमेशा वाली वो रौनक नहीं थी, आंखों में भी एक सूनापन था। अर्णव ने एक पल देखा और अब उसके गले में अपनी बाह लपेट दी, उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। अब वो सारी बातें क्लियर हो गई। फिर क्यों उदास है? खुश रहिए, अब सब ठीक होगा। जवाब उसने हौले से मुस्कुरा दिया। अर्णव ने उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। कुछ देर तक दोनों यूं ही गुमसुम बैठे रहे। अब तक गहरी शाम होने को आ गई थी तो वो उठकर अंदर आया। वो बालकनी में खड़े खड़े वहां की खूबसूरत वादियों के नजारे को निहारने लगी। अंदर जाकर अर्णव ने खाना मंगवा लिया, साथ में कुछ कैंडल भी। जब अदिति ने बाहर जाने से मना कर दिया तो उसने मन ही मन आज के शाम को स्पेशल बनाने का सोचा। कमरे की बालकनी में कैंडल लाइट डिनर करने का सोचा। और कुछ देर जब खाना आ गया तो अर्णव खाना लिए बालकनी में आ गया तो देखा अदिति अब भी बाहर के नज़ारों को और खूबसूरत वादियों को देख रही थी। उसने पास रखे टेबल पर खाने का पैकेट रख दिया। किस ख्यालों में गुम हो पीछे से अर्णव ने उसे बाहों में भर लिया। वो सिहर उठी। कुछ नहीं, बस यहाँ की खूबसूरत वादियों को देख रही हूँ। इन खूबसूरत यादों को दिल के एक कोने में इकट्ठा कर रही हूँ ताकि कभी अकेले में उदास हो जाऊँ, मायूस हो जाऊँ तो इन यादों के सहारे जी सकूँ, खुश रह सकूँ। क्यों मैं और मेरे ख्याल काफ़ी नहीं हैं जो आप इन यादों का सहारा लेगी? बोलते हुए उसने अपनी तरफ टर्न कर लिया। वो थोड़ी कसमसाई। अर्णव उसके कमर में अपनी दाईं बाह लपेटकर खुद की ओर करीब कर लिया, बिल्कुल अपने सीने से सटा लिया। अदिति के तन मन में एक अजीब सी गुदगुदी होने लगी। कुछ समझ नहीं आया तो चुपचाप अपनी नजरें नीचे कर ली। अर्णव ने उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे होते हुए किसी की इतनी ज़रूरत नहीं कि आपके ख्वाबों ख़यालों में आए। वहाँ सिर्फ़ अर्नव सिंघानिया का कब्ज़ा रहेगा। और अपने होंठ उसके माथे पर रख दिया। उसके स्पर्श से अदिति के मन में सुकून उतर गया और आँखों से आँसू की बूंदें गालों पर बह निकली। उसके दिल में जो सालों से जो तन्हाई डेरा जमाए बैठी थी अब वो विदा होने लगी। वो अपना एक हाथ उसके सर के पीछे लगाया, उसके बहते आँसू उसने तुरंत अपना होंठ रख दिया। फिर बारी-बारी दोनों गालों पर होंठ रखा और पी लिया आँसू को। अदिति अपनी बाहों को अर्णव की पीठ पर लपेट दी, अपनी आंखें बंद कर ली। अर्णव ने बारी-बारी दोनों आंखों को भी चूम लिया और फिर उसी पल उसके गुलाब की पंखुड़ी से नाजुक कोमल मुलायम होठ पर झुकने लगा। अदिति की आंखें अब भी बंद थी। अभी दोनों के अधर मिलने लगे कि अदिति के कानों में उसकी कही बातें गूंज उठी। उसे अपनी लाइफ में शामिल नहीं कर सकता, पत्नी होने का हक नहीं दे सकता। और झटके में सपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर जोर से धक्का देकर खुद से दूर किया और भागकर कमरे में आई। बेड पर गिरकर खुद को कंबल में लपेट लिया। कलेजा तो बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज धड़क रही थी। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, कैसे आगे बढ़ सकती हूँ जबकि मुझे सब सच्चाई पता है? तो फिर किस हक से मैं आगे बढ़ रही थी? क्या नाम दूंगी मैं इस रिश्ते को? अर्णव समझा कि वो शर्मा गई। वो वहीं खड़ा सिर को दाएं-बाएं हिलाकर मुस्कुराने लगा। अगले ही पल कमरे के अंदर आकर वो भी बेड पर उसके बगल में लेट गया। बालकनी में रखा खाना यूं ही पड़े-पड़े ठंडा होता रहा। एक के अरमान सुलग रहे थे तो दूसरे का दिल जल रहा था। इन सब के बीच कैंडल बिना जले यूं ही रह गया। वो एक पल तक देखा, अदिति अब भी कंबल में सिमटी हुई थी। वो उसके करीब आया, कंबल को खींचकर दूर हटा दिया, उसे अपनी बाहों में खींच लिया। ये क्या कर रही है? मेरे होते हुए आपको कंबल की जरूरत? क्या ये मेरी तौहीन नहीं? उसकी हरकतों से अब अदिति को गुस्सा आ गया था। वो उसकी तरफ बिना देखे ही झटके में अलग हो गई। बेड के एक कोने पर जाकर वापस कंबल ओढ़कर आंखें बंद कर ली। बेचारे अर्णव, जिसके दिलो दिमाग पर प्यार का नशा छाया हुआ था, उसकी भावनाओं को, बातों को समझ नहीं पाया। एक बार फिर समझने में गलती कर दी। उसे लगा फिलहाल ये सहज नहीं हो रही तो वो भी आगे नहीं बढ़ा। कोई नहीं, अब हम एक दूसरे के लिए हैं तो आराम से सुकून से हम आगे बढ़ेंगे रिश्ते में। मुझे भी कोई जल्दबाजी नहीं, जब आप सहज महसूस करें तब।
वो कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर कहा, सुनिए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, अपने बारे में कुछ बताना है। अदिति ने तुरंत पलटकर कहा, क्या? शायद यही कि गोली चलाने वाला इंसान कोई और नहीं, आप ही थे। अर्नब चौंकते हुए उठा तो देखा अदिति बेड के कोने पर गहरी नींद में सो रही थी। ओ, तो ये उसका भ्रम था, लेकिन फिर भी उसका कलेजा धक-धक हो रहा था। वो उठकर पानी पिया, वापस बेड पर आ गया, अदिति की तरफ देखा, उसे खींचकर अपनी बाहों में सुला दिया, उसके माथे को चूम लिया। अब कहीं नहीं जाने दूंगा आपको। उसी रात भीमा और नीति ने भी अपनी पैकिंग के अगले दिन के बजाय उसी निकल गए दिल्ली के लिए। अगले सुबह उठकर दोनों फ्रेश होकर चाय नाश्ता किया, एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। दोनों ही बिल्कुल सामान्य थे, पहले की तरह बात कर रहे थे। कुछ ही घंटे में दोनों दिल्ली पहुंच चुके थे। वहां से कार लेकर जब अपने घर पहुंचे तो दादू और डॉक्टर खन्ना आरती की थाल लिए खड़े थे। बस करिए दादू, अब कितनी बार गृह प्रवेश करवाएंगे, अब की बार असली वाला हो रहा है। और हाँ, जल्दी से हम दोनों दादा नाना बनना चाहते हैं, डोंट वरी, बहुत जल्दी बनेंगे। उसके मुंह से अनायास ही निकल गया। अगले ही पल जब अपने कहे बातों का एहसास हुआ तो अदिति भी घुरकर देखने लगी, तो तुरंत इधर उधर देखते हुए कहा, हटिए दादू, मुझे जल्दी से ऑफिस जाना है, अभी के अभी मुझे एक मीटिंग भी अटेंड करनी है। और अर्नब वापस चेंज किया और बिजनेस सूट पहनकर ऑफिस के लिए निकल गया। वो अभी अपने केबिन में जाता उससे पहले वेटिंग एरिया में न्यू बैठा दिखा। अर्नब की बाहें तन गई, उसे घुरकर देखा और केबिन में चला गया और चेयर पर बैठ गया। सब सारी बातें क्लियर हो गई तो फिर यहाँ पर क्यों आया, मुझसे क्या काम हो सकता है? हाथ में पेपर वेट घुमाते हुए मन ही मन बोल रहा था, तभी क्लिक हुआ, इसकी शादी अदिति से होने वाली थी। कहीं उसी बारे में बात तो करने नहीं आया? याद आते एक बार फिर गुस्सा और जलन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। वो चेयर से उठ खड़ा हुआ। तभी भीमा केबिन में आया। सर, ये फाइल एक बार चेक कर लीजिए ना। हाँ, ठीक कर रखो। सर, आपने देखा बाहर न्यू आया है? हाँ देखा, पर क्यों आया है? वो वापस चेयर पर बैठ गया। आपसे बात करनी है। मेरे पास वक्त नहीं है, तुम्हें तो पता है, बिना अपॉइंटमेंट के मैं किसी भी बाहरी व्यक्ति से नहीं मिलता। जी सर, मैंने कहा कि पहले अपॉइंटमेंट लो वरना सर नहीं मिलेंगे। तब वो बहुत रिक्वेस्ट करने लगा कि कुछ जरूरी बातें करनी, और बहुत देर से बैठा उसने फाइल में नजर गड़ाए हुए बोला, क्या जरूरी बातें करनी है? अगर फिर से वही सब बातें हैं तो मुझे नहीं करनी। तब भीमा केबिन से बाहर निकल गया। इधर अदिति फ्रेश होकर बाहर निकली तो डॉक्टर खन्ना बोले, बेटा अब मैं चलता हूँ। पर क्यों पापा? मैं आई तो आप जा रहे हैं, कुछ दिन और रहिए ना। हाँ खन्ना, मेरी बहू सही कह रही है, तुम कुछ और दिन रुक जाओ। मेरी बहू के हाथों का बना खाना तुम भी खाओ। हाँ पापा, मेरे हाथों का बना खाकर जाइए, मैं झटपट खाना बना देती हूँ। अरे बेटा, तुम्हारे हाथ का बना खाना खाऊंगा, लेकिन जब तुम अपने घर आओगी तब। 1-2 दिन आराम कर लो, फिर दामाद जी को लेकर घर जरूर आना बेटा। अरे डॉक्टर, खाना नहीं तो कम से कम चाय तो पी लो, तुम्हारे बहाने चाय मुझे भी मिल जाएगी। अदिति ने आंखें दिखाते हुए कहा, नहीं दादू, बिल्कुल नहीं। अब मैं आ गई हूँ, अब रोक लगाती हूँ आपकी मनमानी पर। अभी चेक करती हूँ, फिर देखिए क्या स्ट्रिक्ट डाइट बनाती हूँ आपकी। अरे बेटा, तुम जो कहोगी मैं वैसा खा पी लूंगा, लेकिन फिलहाल एक चाय तो मुझे भी मिलनी चाहिए। तुम्हारे हाथों का चाय पिए कितने दिन हो गए। तब अदिति किचन में जाकर 3 कप चाय बनाकर ले आई। तीनों अपना अपना कप लेकर बैठक में ही चाय पीने लगे और बातें करने लगे। इधर कुछ देर तक भीमा वापस केबिन में आया। भाई, वो अभी भी बैठा हुआ है, उसे कुछ अर्जेंट बात करनी है, प्लीज कर लीजिए ना। अर्नब को लग रहा था कि वो फिर से अदिति के बारे में बात करने आया, तो वो टाल रहा था, लेकिन फिर कुछ सोचकर कहा, ठीक है, भेजो उसे अंदर, लेकिन हाँ, मैं उसे ज़्यादा समय नहीं दूंगा। ठीक है भाई, अभी भेजता हूँ, बोलकर भीमा बाहर निकला और नीव को अंदर भेजा। नीव अंदर आया, उसने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। अर्नब ने उसकी तरफ देखा और जरा रूखे शब्दों में उसके नमस्ते का जवाब दिया। उसे सामने चेयर पर बैठने के लिए कहा। कहो क्या बात करनी है, पर हाँ, याद रहे बातें मेरी वाइफ के बारे में ना हो। वो वाइफ शब्द पर जोर देते हुए कहा, सर, मैम के बारे में ही बात करनी है। अर्नब ने एक पल देखा और कहा, अब जब सारी बातें साफ हो गई, फिर क्या समस्या है? तुम्हें क्या परेशानी है? सर, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर शायद आप दोनों को हो सकती है, खासकर अदिति को। शट अप, मुंह बंद रखो अपना, और आइंदा अपने मुंह से अदिति का नाम मत लेना। मुझे किसी से परेशानी नहीं, और मेरे होते हुए उसे परेशानी छू भी नहीं सकती। सर प्लीज शांत रहिए, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। बोलो, फिर सुनूंगा ना। सर, सबसे पहले तो आप दोनों को शादी के लिए बहुत बहुत बधाई, और प्लीज बुरा मत मानेगा, मैंने जो व्यवहार किया, अदिति के बारे में जो भी बोला, वो बस मेरा एक फ्रस्ट्रेशन समझिए या मेरी नाराजगी थी।
इतने महीनों से जो मैं उसके लिए परेशान हो रहा था, ढूँढ रहा था बस इसीलिए। और यकीन कीजिए मुझे वाक़ई सच्चाई नहीं पता थी और ये किसी भी इंसान के साथ हो सकता है जब उसे पता लगे कि उसकी होने वाली दुल्हन बस एक रात पहले भाग गई हो तो ठीक है, पर अब सच्चाई पता चल गई ना। अब क्या परेशानी है? अब क्यों आए हो? क्या बात करनी है? सर मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, ख़ासकर अदिति के लिए। वो इतने अच्छे इंसान के साथ इतने अच्छे परिवार में सेटल हो गई और सच कह रहा हूँ मुझे कोई अफ़सोस नहीं बल्कि अच्छा हुआ कि वो उस रात भाग गई। मेरे साथ उसकी शादी नहीं हुई। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? क्योंकि भगवान ने उसके लिए अच्छा सोचा था। हो गई तुम्हारी बकवास ख़त्म? नीव फिर बोला, सर आप उनके जीवन साथी हैं, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे उन्हें, पर फिर भी कहूँगा प्लीज़ ध्यान रखिएगा, उनका मुँह बंद रखो अपना। मुझे अपनी पत्नी का ध्यान रखना है। तुम बताओ, तुम सलाह दोगे? सॉरी सर, मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, पर मैंने उसे बचपन से देखा है। जस्ट सेट अप योर माउथ एंड गेट आउट राइट नाउ। अर्णव ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही चिल्लाया। तब वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अचानक दिमाग में क्लिक हुआ, आखिर ये बताना क्या चाह रहा था? मुझे सुनना चाहिए। तुरंत बोला, ठीक है बेटो, क्या बोलना चाह रहे हो? सर वो बहुत छोटी थी तभी उसके माँ-बाप गुजर गए, तब से बहुत मुश्किल से उसकी लाइफ कटी है। हाँ तो आगे बोलो। सर मैंने आपकी आंखों में उसके लिए बेहद प्रेम देखा है, तो प्लीज़ उसे बाहर लाइए, उसे दिल से अपना लीजिए और बेहद ख्याल रखिए उसका। अब वो बहुत अकेली थी, पर उसे अकेले मत रहने दीजिए। अर्णव चौंक कर देखा, तुम्हें ये कैसे पता? किसने कहा? सर अनुभव। जब एक ही तरह की चोट खाए या एक ही रोग से ग्रसित दो रोगी आमने-सामने हो तो लक्षण से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। मुझे पता चल गया है। फिर अदिति जब बोल रही थी उसकी बातों से, आँखों से दर्द बयाँ हो रही थी कि वो अब तक अकेली। आप उनके साथ तो हो पर पूरी तरह से उसे अपनाया नहीं। सर वो भी आपसे बहुत प्यार करती है। अर्णव ने बीच में बात काटते हुए कहा, बस यही कहना था तुम्हें? पर तुम तो बोल रहे थे खतरा हो सकता है। जी सर, उसके चाचा अदिति को ढूंढ रहे हैं। व्हाट? पर क्यों? आपने सुना नहीं? उसके चाचा पैसे देकर किसी से अधेड़ के साथ उसकी शादी करवा रहे थे और पता नहीं क्यों पर वो एक बार फिर ढूंढ रहे। ये तुम्हें किसने कहा? सर मैंने आज देखा, सुबह ही रेलवे स्टेशन के आसपास घूम रहे थे। अचानक जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मेरे पास आए और कहा, अदिति को किसी ने दिल्ली में ही देखा है, इधर ही आसपास में कहीं, और पिछले कुछ दिनों से यहीं रहता है और अदिति को ढूंढ रहा है। सुनकर अर्णव उठकर खड़ा हुआ। क्या? कौन है उसका चाचा? लेकर चलो तो मुझे, आज देख लेता हूँ उसे भी। सर इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, मुझे ऐसा लगता है वो अकेले नहीं हो ना हो उसके पीछे शायद वो भी है जिसके घर में अदिति की शादी हो रही थी। ठीक है चलो अभी के अभी काम तमाम करूँ सबका। सर प्लीज़ डोंट गेट हाइपर। अगर वो मुझे मिलेंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा। आपका नाम सुनते ही सिट्टी-बिट्टी गुम हो जाएगी, तो बेवजह इस सब में मत पड़िए और अपनी शादीशुदा लाइफ एंजॉय कीजिए। विश यू ए वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ वंस अगेन। आप दोनों हमेशा खुश रहिए। अब मैं जा रहा हूँ, पलटकर फिर कभी नहीं आऊँगा और मेरे दिल में कोई दर्द नहीं है। खुश हूँ मैं, बेहद खुश। वाकई खुश हो तुम? हाँ सर, जिससे हम प्यार करते, अपना मानते, उसके साथ यदि अच्छा हो तो कोई हमसे बेहतर मिले तो मुझे तो खुशी ही होगी। बोलकर नीव केबिन से निकलने लगा तो अर्णव ने रोक लिया। एक सेकंड। नीव ने पलटकर देखा, वैसे करते क्या हो तुम? सर मैं यहाँ दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहा हूँ, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए। अच्छा तो कहाँ तक पहुँचे हो? कहीं नहीं, जस का तस हूँ, यूँ कहिए कि और पीछे ही आ गए हूँ। पिछले कुछ महीनों से तो ध्यान बिल्कुल लगा नहीं पढ़ाई में। तो फिर क्या सोच रहे हो आगे? कुछ नहीं, वापस पढ़ाई करनी है। गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है, प्राइवेट सेक्टर नहीं चलेगा, वो अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। है पर मैं उसके लिए शायद योग्य ना हूँ। अगर मैं तुम्हें जॉब ऑफर करूँ तो? नीव चौंक कर देखने लगा। टेंशन मत लेना, अच्छी पैकेज के साथ बाकी सारी सुविधाएं मिलेगी। मंजूर हो तो मुझसे कांटेक्ट करना। अर्णव ने अपना कार्ड उसके हाथ में आगे बढ़ाते हुए कहा। नीव ने बिना कार्ड लिए ही कहा, सर मुझे मंजूर है। तो फिर ठीक है, मैं भीमा को बोल देता हूँ, तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो। बट हाँ, मुंबई नहीं गोवा। चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा सर। तो फिर ठीक है, कल के कल तुम गोवा के लिए निकल जाओ और वहाँ का ऑफिस अब तुम ही संभालो। मैं भीमा को बोल देता हूँ तुम्हारे जाने और वहाँ रहने के लिए सारा अरेंजमेंट करवा देगा। बोलते हुए अर्णव आगे हाथ बढ़ाया तो नीव ने भी अपना हाथ बढ़ाया और हाथ मिलाते हुए अर्णव ने उसकी पीठ थपथपाई और बेस्ट ऑफ लक कहा।
थैंक यू बोलकर नीव केबिन से बाहर निकला। नीव एक अच्छी जॉब पाकर खुश था। वहीं अर्नव को भी चैन और सुकून था कि वो दिल्ली से चला गया। अर्नव बेहद खुश लग रहा था और सर भी हल्का लग रहा था। वो ऑफिस से आज जल्दी निकलना चाह रहा था, पर काफी दिनों के बाद आया था तो बहुत काम पेंडिंग था। कितने काम को कर के लिए छोड़ दिया। उसके बावजूद देर रात हो गई। तभी भीमा ने आकर कहा, सर 10 बजने को आए, घर नहीं जाना क्या? हाँ यार, जाना तो है, पर काम के चक्कर में तो समय का ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान कैसे रहेगा? मेरी भाभी सीधी शादी जो मिल गई है, इसीलिए अबे भाभी के चमचे इधर आओ। क्या हुआ? बोलो ना भाई। चलो मुझे घर छोड़ दो, आज ड्राइविंग करने का जी नहीं कर रहा है। ठीक है भाई। अर्नव ऑफिस से निकला और कार में जाकर बैठ गया तो भीमा भी आकर स्टीयरिंग थाम लिया और अगली ही पल कार स्टार्ट हो गई। अर्नव ने कार के सीट से अपना सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली और जब पहली बार अदिति को अस्पताल में देखा, तब से लेकर उसके साथ चाट खाना, चाय पीना, उसे अपने घर लेकर आना, हर एक सीन उसके आंखों के सामने चलचित्र की भांति दिमाग में एक एक करके आने लगा। वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। भीमा देख रहा था, वो भी खुश हो रहा था। तभी उसने एफएम ऑन किया। संयोगवश वहाँ गाना बज रहा था। तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया। गाना सुनकर आंख बंद किए ही अर्नव मुस्कुरा उठा। ड्राइवर कर रहा भीमा सब नोटिस कर रहा था और जानबूझकर इसकी बेचैनी को, दिल लगी को हवा दिया। ये गाना खत्म होते ही दूसरा गाना बजा दिया। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊँ मैं उसका नाम। हाय राम, सोचा है एक दिन मैं उससे मिलके कह डालूं अपने सब हाल के लिए, वो कह दूं जीवन उसके हवाले, फिर छोड़ दूं चाहे अपना बना लूं मैं तो उसका हुआ दीवाना। अब तो जैसा भी मेरा हो अंजाम। गाना सुनकर वो एक बार फिर मुस्कुराया, अपना एक हाथ चेहरे को ढक लिया और वो उसमें इतना खो गया कि वो समझ नहीं पाया भीमा ने ये गाना उसके लिए ही बजाया है। तभी सिग्नल पर कार रुकी तो एक बुजुर्ग औरत हाथों में लाल गुलाब फूल लिए जा रही थी। जब वो बूढ़ी औरत ने भीमा को देखा तो हाथ बढ़ाकर कहा, बाबूजी, ये अंतिम फूल रह गया तो ले लीजिए। भीमा जब तक कुछ बोलता उससे फिर कहा, अगर आप नहीं लेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, पैसे कट जाएंगे। मैं दुकान से फूल लेकर बेचती हूँ और उसी हिसाब से मुझे पैसे मिलते हैं। ये फूल नहीं बिकेंगे तो इसके पैसे मेरी पगार से कट जाएंगे, ले लीजिए बाबूजी। उसने हाँ में सिर हिलाया और अर्नव की तरफ देखा जो अब भी इसी तरह बैठा था। वो दीवानों साहब आंखें खोली और देखिए कौन। अर्नव ने अपनी आंखें खोली। हाँ क्या हुआ? उसने इशारा किया। ये फूल ले लीजिए ना भाई, इतनी देर गए, घर जा रहे हैं, भाभी नाराज होगी तो उन्हें फूल देकर मना लीजिएगा। हाँ यार, बात तो तेरी सही है, मन में बोलकर उसने ले लिया। उसके हाथ में 500 का नोट पकड़ा दिया। बेटा आपके छुट्टे पैसे रख लीजिए दादी, पर हाँ बदले में आशीर्वाद देते जाइए। बेटा सदा खुश रहिए। जिसके लिए आप ये फूल लेकर जा रहे हैं वो आपसे बहुत प्यार करे, आप हमेशा साथ रहे। अर्नव खिलखिलाकर हंस पड़ा। भीमा शॉक्ड रह गया। दिया भाभी के जाने के बाद पता नहीं लास्ट टाइम वो कब इस तरह खिलखिलाकर हंसे होंगे। वो भावुक होने लगा। थैंक यू भगवान जी, इतनी अच्छी लड़की को मेरे भाई के जीवन में भेजने के लिए। थैंक यू सो मच भाभी, मेरे लाइफ में आने के लिए। अर्नव गुलाब अपने हाथ में पकड़ा और देखकर कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगा और बाह मोड़कर सिर पर रख लिया। भाई आज कुछ अलग नहीं दिख रहे आप। क्या अलग दिख रहा हूँ? जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, बस थकान सी लग रही इसीलिए आंखें बंद कर ली, पर मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। हाँ पर तुम्हारा इंटेंशन यही था। बोलते हुए अर्नव की नज़र रोड के किनारे पर एक मॉल पर गई जिसके आगे लाल रंग की सिल्क साड़ी पहने मैनक्वीन खड़ी थी। अर्नव ने एक पल के लिए देखा, तुरंत अदिति को इमेजिन कर लिया। वाह कितनी प्यारी लगेगी इस साड़ी में। ऐसे ही लाल साड़ी तो शादी के अगले दिन पहनी थी, पहली रसोई के दिन। उसने तुरंत कहा, भीमा एक सेकंड गाड़ी रोकना, मैं आ रहा हूँ। उसने कार साइड में कर दिया। अर्नव तुरंत निकल गया और मॉल में जाकर काउंटर पर बोला, ये साड़ी पैक कर दो। भीमा कार में बैठे बैठे मुस्कुरा रहा था। अर्नव कुछ ही देर में वापस आते हुए कहा, कुछ ज्यादा हंसी नहीं आ रही? अब मेरी हंसी से भी आपको प्रॉब्लम है? भाई खुश हो रहा हूँ तो होने दीजिए ना। अर्नव ने साड़ी का पैकेट रखा, उस पर लाल गुलाब। चलो जरा तेजी से कार ड्राइव करो जी भाई। और भीमा ने कार की रफ्तार तेज कर दी। कुछ देर में वो घर पहुंचा तो दादू सो चुके थे। अर्नव हाथ में पैकेट और एक हाथ में फूल छुपाए दबे पांव कमरे में गया तो देखा अदिति काउच पर ही सो गई थी। तुरंत उसका मुंह बन गया। ओ गॉड, ये लड़की भी न इतनी जल्दी सो गई, बोलकर सिर हिलाकर रह गया। तभी घड़ी पर नजर गई तो देखा 12 बज गए थे। वाकई रात तो काफी हो गई है।
पर ये लड़की यहाँ क्यों सोई है, बेड पर क्यों नहीं सोई, क्या करूँ, उठा दूँ, अगर उठ गई तो अपनी दिल की बात अभी बता दूंगा। वो उठाने लगा, लेकिन फिर सोचा नहीं, अभी गहरी नींद में सो रही है, बेवजह खराब हो जाएगी। एक काम करता हूँ, यहीं सोने देता हूँ, कल बात करूंगा। उसके पास बैठकर एकटक देखने लगा। कितनी प्यारी लग रही है, कितनी खूबसूरत, सच में बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, अब खुद से कभी दूर जाने नहीं दूंगा, मन में बोलकर उसने होले से उसका माथा चूमा, होठ को भी चूम लिया। फिर साड़ी का पैकेट और रेड रोजेज जानबूझकर उसने सिर के पास रख दिया ताकि उठे सुबह सुबह सबसे पहले उसे यही दिखे, सरप्राइज हो जाए, मन में बोलकर वो मुस्कुराते हुए बेड पर गया। कुछ देर तक नींद नहीं आई, अदिति को अपने दिल की बात बता देगा, ये सोचकर ही वो बेहद खुश हो रहा था। खुशी समेटे नहीं सिमट रही थी, रही सब याद करते हुए, न जाने उसकी कब आंख लग गई। इधर सुबह अदिति की जब आंख खुली तो सीधे नजर बेड पर गई जहां अर्नव घोड़े बेचकर सो रहा था। ये कब आए, मन में बोलते हुए अपने बाल का पोनी बनाया उठने लगी। सामने टेबल पर एक पैकेट और उसके ऊपर रखे गुलाब पर नजर गई और देखते ही देखते अदिति शॉक्ड रह गई। ये किसके लिए, क्या यह लेकर आया यहाँ पर, किसके लिए, अरे किसके लिए, मेरे लिए ही होगा। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत फूल उठा लिया, उसे देखने लगी और फूल को चूमकर उसे अपने सीने से लगाने लगी। तभी उस पर एक स्टिकर दिखा जिस पर लिखा था लव यू एवर फॉर एवर। देखकर अचानक अदिति की गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत गुलाब वहीं रख दिया, आंखों में आंसू आ गए। लव यू मतलब लव यू अर्नव, किसने दिया होगा इन्हें ये गुलाब, कौन होगी वो खूबसूरत लड़की। नहीं, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, हाँ हो भी सकता है किसी ने दिया होगा। सोचते हुए ही आंखें छलक गई। शायद इसीलिए तो मुझे काउच पर सोते छोड़ दिया, अगर ऐसा ही रहता तो जरूर मुझे एक बार उठाती, बेड पर सोने कहती। ओ गॉड, मैं हमेशा क्यों ज्यादा सोच लेती हूँ। अगर कौन दिया होगा ये गुलाब, जाने दो, कोई भी दो, मुझे क्या करना है, पर जिसने भी दिया अपने पास रखना था ना, क्यों मेरे पास रखकर मुझे दिखाकर जलाने क्यों आए हैं। तभी उसने अपने गुलाब की याद आ गई। तुरंत उस गुलाब को तोड़ मड़ोड़ कर डस्टबिन में डाल दिया। मैं जब इनके लिए रोज लाई थी तब मेरे रोज का यही हश्र हुआ था, तो किसी और का दिया हुआ रोज क्यों रहने दूं, नहीं रहने दूंगी, इसका भी यही हश्र होना चाहिए। फिर आंख में आंसू लिए वो फ्रेश होने चली गई। कुछ देर में निकली तब तक दादू भी उठकर फ्रेश हो चुके थे। दादू, अभी चाय बनाकर लाती हूँ, ठीक है बेटा, और हाँ सुनो, मेरे लिए नाश्ता बना दो जरा, डॉक्टर खन्ना से मिलकर आता हूँ, कोई जरूरी काम है। नहीं बेटा, बस यूं ही। जी ठीक है दादू। अर्नव नहीं उठा, अब तक तो नहीं उठे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, कुछ देर में नाश्ता कर। दादू ड्राइवर के साथ निकल गए। अर्नव सो रहा था तो सोता रह गया। अदिति ने गुस्से के मारे उठाया नहीं, तभी उसका फोन बजा तो उसकी आंख खुली तो सुबह के 9 बज रहे थे। इतना लेट हो गया, मैं अब तक सोता रह गया। अदिति ने भी नहीं जगाया। बोलते हुए वो हड़बड़ाकर उठा और सीधे टेबल पर नजर दौड़ाई। वहां पैकेट तो रखा था पर फूल नहीं थे। वो खुश हो गया, वाह, मेरी मैडम के भी क्या कहने, फूल ले लिया, पर ये पैकेट देखा नहीं। कोई बात नहीं, इसे अपने हाथों से दे दूंगा, मन ही मन बोलते हुए वो फ्रेश हुआ और रसोई में गया जहाँ अदिति खाना बनाने में व्यस्त थी। अन्ना उसके बेहद करीब खड़ा हो गया तो अदिति ने झटके से उसकी तरफ देखा। एक कप कॉफी मिलेगी, हाँ अभी देती हूँ। फिर अदिति एक कप कॉफी लेकर उसे देने गई। वो बालकनी में धूप में अब भी यूं ही बैठा हुआ था। ये लड़की ने रोज ले लिया फिर भी कुछ बोल नहीं रही, एक्सप्रेस नहीं कर रही। मुझे भी अब सब करना पड़ेगा, पर मैं बोलकर मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ, आप अभी तक फ्रेश नहीं हुए, ऑफिस नहीं जाना क्या? जाना तो है पर जी नहीं कर रहा। क्यों, है कोई खास रीजन? वैसे दादू कहाँ है? पापा से मिलने गए। तो फिर आप क्या करेंगी? वैसे अब तो दादू भी ठीक हो गए, तो क्या करना है आगे? अदिति गुस्से में थी तो अर्नव के कहने का गलत मतलब निकाल लिया। उसे लगा वो उसे घर से निकल जाने के लिए कह रहा है, तो बोली, हाँ सोच लिया है क्या करना है। अच्छी बात है, वैसे आज खाने में कुछ मीठा बना देंगी क्या? चावल की खीर बना देती हूँ। वो मुड़कर जाने लगी। उसने तुरंत कलाई पकड़ ली, अपने बाजू में बिठा लिया। आप रोज सूट पहन लेती है, आपको साड़ी पसंद नहीं? हाँ पसंद है, पर पहनने में बहुत डिफिकल्टी होती है, इसीलिए नहीं पहनती। वैसे कौन सा रंग आपको पसंद है? मुझे हर रंग पसंद है, पर फिर भी लाल रंग सबसे ज्यादा पसंद आता है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ वो उठा तभी भीमा का फोन आया। भाई प्लीज अर्जेंट काम है, ऑफिस आ जाइए। पर क्या अर्जेंट काम है भाई? एक मीटिंग और एक विदेशी क्लाइंट के साथ आपको वर्चुअल मीटिंग भी करनी है, प्लीज जल्दी आ जाए। अरे तू मेरे प्यार की नैया डुबो कर रहेगा, चलो मैं ठीक आ रहा हूँ। फिर फोन रख दिया और कहा, अदिति सुनो ना, लंच रहने दो, मुझे जरूरी काम आ गया है, मैं जा रहा हूँ, शाम को जल्दी आता हूँ। और हाँ, कमरे में सामान इधर उधर हो गया है, अच्छे से देख लेना, सही जगह पर रख देना। और हाँ, अब आगे क्या करना है सोच लेना। वो बार बार इसे बोल रहा ताकि वो बोले कि अब आगे आपके साथ आगे बढ़ाना है, परिवार बनाना। कुछ इस जवाब की उम्मीद कर रहा था पर अदिति ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो अर्नव कुछ देर में रेडियो और अदिति का गाल थपथपाते हुए बाय बोलकर तुरंत निकल गया।
कुछ देर अर्नव रेडी हुआ और फिर चला गया। शाम को जल्दी आता हूँ। अदिति उसे जाते हुए देखती रह गई। सच में मैं ज़्यादा सोच लेती हूँ। अगर मेरे लिए गुलाब लाया रहता तो ज़रूर बोलते, कुछ बातें करते, लेकिन कुछ बोलने की बजाय बार बार मुझे यही कह रहे आगे क्या करना है। कोई बात नहीं, सोच लिया मैंने, अब क्या करना है। मन में बोलकर वो अपना काम फटाफट निपटाने लगी। इधर अर्नव ने भी जो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी वो अटेंड किया और बाकी को पोस्टपोन कर दिया और जो भी काम था निपटाया। कुछ भीमा के जिम्मे छोड़ दिया। बेचारे को अब रहा नहीं जा रहा था। वो जल्द से जल्द अदिति को अपनी दिल की बात बताना चाह रहा था, इसीलिए शाम घिरने से पहले ऑफिस से निकल गया। मार्च का पहला सप्ताह था। अचानक से आंधी तूफान के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। वो मौसम देखकर मुस्कुराया। चलो आज अपना भी प्यार मैं मुकम्मल कर लेता। आई लव यू मेरी जान, आ रहा हूँ मैं अदिति के साथ अपना जीवन बिताने की कल्पना के साथ ही और भी अनेकों ख्वाब लिए वो घर पहुंचा। वो कार से उतरा, चाबी गार्ड की तरफ उछाल दिया। गाड़ी पार्क के लिए बेचारे में इतना भी पेशेंस नहीं था कि कार भी पार्क करे और तेज कदमों से चलकर घर के अंदर आया तो पता नहीं एक अजीब सी फीलिंग आने लगी। जिस खुशी से वो आया था वो खुशी उसको महसूस नहीं हो रही थी। वो अदिति को आवाज ढूंढते हुए ढूंढने लगा पर वो कहीं नहीं दिखी। उसने हर जगह ढूंढ लिया, जब नहीं दिखी तो आखिरकार उसने पूछा, काका अदिति कहाँ है? देखा आपने कहीं जाते हुए? जी साहब, वो बाहर गई है बहुरात। कुछ बताया कहाँ जा रही है? नहीं बताया साहब जी। ठीक है, मैं कॉल कर। तुरंत कॉल किया तो उसका फ़ोन घर में ही बज रहा। अरे इसका फ़ोन तो घर में ही बज रहा, मतलब ये लड़की भी घर में ही है। फिर क्यों बाहर क्यों नहीं यार? छुपी हुई है शायद मुझे सरप्राइज करने के लिए तो नहीं। हाँ शायद साड़ी पहनी हुई है इसीलिए सामने नहीं आ रही। कोई बात नहीं, तुम मत आओ, मैं आ रहा हूँ। मन में बोलते हुए अदिति को साड़ी में देखने का एहसास लिए वो फ़ोन की रिंग को फॉलो किया तो कमरे में बेड पर फ़ोन रखा था। उसके नीचे एक पेपर लिखा हुआ था। तुरंत खोलकर पढ़ने लगा। हेलो अर्नव, मैं जा रही हूँ इस घर से आपकी लाइफ से भी हमेशा हमेशा के लिए। पिछले इतने महीनों से इस घर में बहुत अच्छे से रही तो सोचा कि हमेशा के लिए घर में रह जाऊंगी, पर ऐसा नहीं हो सकता। और किस हक से रहूंगी? अब तो दादू भी ठीक हो गए, उन्हें केयर टेकर की ज़रूरत नहीं। तो उनके अलावा भी इस घर में और इस घर के किसी भी मेंबर को मेरी ज़रूरत भी कहाँ? तो मेरे यहाँ रहने का क्या औचित्य है? पर शायद मैंने ही ज़्यादा उम्मीद लगा ली थी इस घर से और आपसे भी। सच कहूँ तो मैं भूल गई थी मैं इस घर से अपना कर्ज चुकाने आई थी। आपने जो मुझ पर एहसान किए वो एहसान चुकाने आई थी। ये झूठी शादी भी उसी का एक पार्ट था। पर फिर भी पता नहीं चला ये कर्ज चुकाते चुकाते झूठे रिश्ते निभाते निभाते कब मुझे सब सच लगे। आपसे सच में प्यार हो गया, बेहद प्यार। और इस घर को आपसे और इस घर को आपको आपसे जुड़े हर रिश्ते को अपना मानने लगी और आपसे भी वही उम्मीद लगा कर बैठी। शायद मैं प्यार में बावली हो गई थी और ये समझ भी नहीं पाई आपका और हमारा तो कोई मेल ही नहीं। आप मुझ जैसी एक साधारण सी लड़की जो केयर टेकर आपके घर में, उससे कैसे प्रेम कर सकते हैं? उसे कैसे अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं? पर फिर भी उम्मीद लगा रही थी। पर मैं भ्रम में जी रही थी और ये तब टूट गया जब आपने कहा इसे सब कुछ इस घर से मिल सकता है लेकिन आपकी पत्नी होने का हक नहीं। तो फिर मैं किसी हक से इस घर में रहूँगी? कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। दादू तो अच्छे हो गए हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें समय दीजिएगा, उनका ध्यान भी रखिएगा और अपना भी। उम्मीद करती हूँ मैंने आपका कर्ज चुका दिया होगा। अगर फिर भी रह गया तब उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कोशिश करूँगी आज के बाद जीवन के किसी भी मोड़ पर अब हमारी मुलाकात नहीं हो। गुड बाय अदिति। अर्नव लेटर पढ़ते पढ़ते वहीं जमीन पर धम से बैठ गया। वो नर्वस सा हो गया, बहुत बेचैनी होने लगी, आंखों में आंसू बह निकला। वो अपना सिर पकड़ लिया। इसका मतलब उसने सारी बातें सुन ली थी। अब समझ आया, हर पल खुश रहने वाली मेरी अदिति उदास और कटी कटी सी क्यों थी, ढंग से क्यों नहीं बोल रही थी, और तो रात में वो क्यों काउच पर सो रही थी। ओह, वो भी चली गई, मुझे छोड़कर। सब खत्म हो गया, मैं एक बार फिर अकेला हो गया। वो भूत बनकर वहीं बैठा रह गया। दिमाग काम करना बंद कर दिया था, मानो कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं बची हो। तभी एक आवाज़ आई, अब क्या सोच रहे हो अर्णव? वो चली गई, इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है। वाकई वो इस घर में क्यों रहती, किस हक से रहती? जब उसे तुम्हारी पत्नी होने का हक नहीं मिला फिर क्या करेगी बाकी सब हक लेकर? सच कहूँ तो तुम उसको डिजर्व ही नहीं करते। तुम डर रहे थे ना कि मैं उसको अपना लूँगा तो वो मेरी लाइफ से चली जाएगी, दूर हो जाएगी। तो देखा, नहीं अपनाया तो भी वो दूर चली गई किसी न किसी बहाने से। अब वो नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, लौट कर चली गई हमेशा के लिए। रहो फिर से अकेले। कौन हो तुम? बोलते हुए अर्णव की तंद्रा भंग हुई। वो कोई और नहीं था, ये अंतरात्मा की आवाज़ थी। वो जोर से चीख उठा, नहीं, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। मैं उससे प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है। तो मुझे यूँ अकेले छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तो ढूंढ लो उसे। देखो इतनी बरसात भरी रात में वो कहाँ है? किसी गलत के हाथ पड़ जाए इससे पहले कि तुमको
पछताने के अलावा कुछ ना मिले। जीवन भर रोते रहो, खुद को कोसते रहो, उसे जाकर ढूंढो। वो तुरंत खड़ा हुआ, कमर में गन खोस ले और कमरे से बाहर आया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। दादू भी अब तक घर नहीं आए थे। अर्नब के निकलने से पहले हरी काका और आशा काकी को सब बता दिया। अगर दादू अदिति के बारे में पूछे तो बता देना कि वो मेरे साथ है। जी साहब। और वो बाहर निकल गया। इन सब में कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है। मैंने कभी जताया नहीं कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। गलती हो गई मुझसे। काश तुम्हें उस रात में उठाकर अपने दिल की बात कह देता तो शायद ये नौबत नहीं आती। मन में बोलकर वो कार में बैठ गया, रोड पर निकल गया। अब तक गहरी शाम होने लगी थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। एक अनजान डर उसे बेहद घबराहट होने लगी थी। न जाने इस बरसात में वो कहाँ हो। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं ज़मीन आसमान एक कर दूंगा। कहीं से भी तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगा। अब तुम्हें अपनी लाइफ से नहीं जाने दूंगा। बहुत लोग छोड़ दिया मेरा साथ, बहुत कहा, पर तुम्हें अपना साथ नहीं छोड़ने दूंगा। तुम्हें नहीं कहूँगा, तुम्हें जुड़ाने नहीं दूंगा। आई लव यू अदिति, आई लव यू। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे रात को ही उठाकर अपने दिल की बात कह देना चाहिए था। रात को क्यों पहले ही कह देना चाहिए था। अब उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। न जाने मेरी वजह से उसे कितना दुख हुआ, वो भी कितनी तकलीफ में होगी और कहाँ होगी। जी तो कर रहा है पैरों से जूता निकालकर खुद की जमकर पिटाई करूं। उसकी गलती की वजह से वो मासूम बच्चे न जाने इस दिल्ली जैसे शहर में कहाँ भटक रही होगी। पर नहीं, अब जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। तुम्हें कहीं से ढूंढ निकालूंगा। आ रहा हूँ। मुझसे जो गलती हुई उसकी भरपाई करनी, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी लाइफ में वापस लाने। पर तुम हो कहाँ, कैसे ढूंढूं, कहाँ पता लगाऊं। कार में बैठा वो सड़क के दोनों तरफ देखते हुए जा रहा था। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं, कहाँ गई होगी। उसने याद किया, लेटर में लिखा है मैं दूर जा रही हूँ, तो शायद शहर से बाहर। इसका मतलब कहीं रेलवे स्टेशन। हाँ शायद। तुरंत उस तरफ कार घुमा दिया। इधर अदिति घर से निकलकर रेलवे स्टेशन पहुंची। वो टिकट लेने जा रही थी, पर कहाँ की टिकट लेगी, कहाँ जाएगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोचने लगी, क्या करूँ। नीति से कांटेक्ट करूँ, वापस कानपुर जाऊँ या कहीं और। जब कुछ समझ नहीं आया तो स्टेशन पर बनी बेंच पर जाकर गुमसुम बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसे बार बार दुपट्टे से पोंछ रही थी। अचानक उसके बगल में एक आदमी आकर बैठा। कुछ देर तो उसने ध्यान नहीं दिया, पर अचानक से उस आदमी ने उसके सर सहलाते हुए कहा, अदिति मेरी बच्ची। आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी। जब उसने सिर उठाकर देखा तो चाचा थे। अदिति की आंखें बड़ी हो गई, झटके से उठकर खड़ी हुई। चाचा आप यहाँ कैसे। वो घबरा गई, लेकिन चाचा ने बड़े आराम से कहा, हाँ बेटा मैं यहाँ। पर तुम कहाँ चली गई थी। कितने महीनों से हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, परेशान हो रहे थे। अपना घर छोड़कर यहाँ कैसे आ गई, क्यों आ गई। चल घर चल, हम तुम्हारी चाची, तुम्हारे छोटे भाई बहन सब तुझे कितना याद कर रहे हैं। चल घर बेटा, घर चल बेटा। चाचा ने इतनी मीठी आवाज में कहा कि अदिति को कुछ शक नहीं हुआ, बल्कि जान में जान आई। मन ही मन सोचा, चलो वापस वहीं चली जाती हूँ। हो सकता है चाची नाराज हो, थोड़ा मारपीट करेगी, लेकिन एक आशियाना तो रहेगा, ठिकाना तो रहेगा, काम तो मुझे वहां भी मिल जाएंगे। क्या सोचने लगी बेटा, चल उठ। उसने हाँ में सिर हिलाया, फिर चाचा के पीछे हो ली। चलो स्टेशन से बाहर सड़क के किनारे अपनी कार लगी है, चलो घर चलते हैं। जैसे ही अदिति कार में बैठी तो जितेश वहां पर ड्राइविंग सीट पर पहले से बैठा हुआ था। उसे देखकर अदिति चौंक गई। वो झटके में चाचा की तरफ देखा। तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।